हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक अनदर चैप्टर लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है बजट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप इसको इंट्रोड्यूस कर दूं आप लोगों के सामने कि बजट होता क्या है। तो बजट किसी भी देश के द्वारा अपनी आयों और व्ययों का पूर्वानुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। जब किसी देश, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी देश परिवार के जैसा काम करता है, जिस प्रकार से परिवार का विभिन्न साधनों से इनकम होता है और विभिन्न साधनों पर कोई परिवार खर्च करता है, ठीक उसी प्रकार से सरकार का भी विभिन्न साधनों से आय होता है और सरकार विभिन्न साधनों पर उसका क्या करती है, व्यय करती है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज बजट, बजट क्या होता है, बजट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, सुने और समझें, और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मैं आप लोगों को जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक अनदर क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट यानी सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। देखो भाई, बजट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर सिंपल आदमी से, एक साधारण आदमी से भी पूछोगे कि बजट क्या होता है, तो बजट का मतलब होता है भावी आयों और व्ययों का पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। फोरकास्ट करने का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लिया कि तुम एक घर हो, एक गृहिणी हो, एक घर चलाने वाले व्यक्ति हो, एक परिवार चलाते हो, तो भी तुम बजट बनाते हो, जिसमें कि तुम क्या करोगे कि एक तरफ जितना भाई तुम्हारा इनकम है, अनुमानित इनकम, एस्टिमेटेड इनकम या फ्यूचर इनकम, उसका तुम अनुमान लगाओगे, और दूसरी तरफ तुम एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाओगे। और जब इनकम और एक्सपेंडिचर का तुम अनुमान लगा करके एक पेपर पर उसको लिख देते हो, वही पेपर क्या चीज़ के नाम से, बजट के नाम से जाना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देश भी क्या है, एक परिवार है, और इस परिवार रूपी देश को चलाने के लिए सरकार को कुछ खर्च करने पड़ते हैं और सरकार को कुछ जगहों से आय भी होती है। तो उन्हीं आयों और व्ययों का पूर्वानुमान लगाने के लिए सरकार एक एस्टिमेशन करती है, एक अनुमान लगाती है, और उसी अनुमान को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, बजट के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा है कि बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार का कितना इनकम होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका ब्यौरा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। बजट एक ऐसा दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार के वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, हमारे देश में फिनेंशियल ईयर कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की आय और व्यय के अनुमानों का ये क्या होता है, विवरण होता है ना। कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंस होगा, उनका क्या होता है, विवरण होता है। कौन, बजट। अब आ जाइए बजट का उद्देश्य। तो बजट का उद्देश्य क्या है ना। तो बजट का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, है ना। देखो, बजट बना करके चलोगे ना, या किसी भी देश का जब बजट बनता है तो खर्चा एकदम सोच समझ के किया जाता है, और जब खर्चा सोच समझ करके किया जाएगा तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। ठीक है। अब परिवार में है खर्चा, अगर हम बजट बनाते हैं, आय और व्ययों का बजट बनाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा। हमको कितना, आदमी को अपनी टोटल इनकम का 20% क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब डिपॉजिट करना चाहिए, भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए। 80% से और खर्चे करने चाहिए। तो कहने का मतलब है इसी वे पर हम लोग चलेंगे तब ना जाकर के हमारा आर्थिक विकास होगा। ठीक उसी प्रकार से देश के आर्थिक विकास के लिए भी बजट की जरूरत होती है कि नहीं। दूसरा तुम्हारा संतुलित क्षेत्रीय विकास। देखो, ऐसा ना हो कि एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए और एक क्षेत्र में खर्चा बहुत क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये असंतुलित विकास हो जाएगा। कैसा विकास हो जाएगा, असंतुलित विकास हो जाएगा। तो संतुलित अगर विकास करना है, देश का संतुलित विकास करना है, मतलब बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस डेवलपमेंट करना है, तो भैया बजट बनाना होगा। भैया बिहार को इतना पैसा मिलेगा बजट में, झारखंड को इतना पैसा मिलेगा, यूपी को इतना मिलेगा, बंगाल को इतना मिलेगा, जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से वहाँ दिया जाता है पैसा। तीसरा, आर्थिक स्थिरता, है ना। देखो, बजट बनाओगे तब तुमको पता रहेगा कब पैसा आने वाला है, कब पैसा खर्च होने वाला है, आर्थिक स्थिरता मिलेगी। नहीं तो जैसे तैसे करके अगर देश को क्या किया जाए, खर्च पर खर्च किया जाए, खर्च पर खर्च किया जाए,
आएगा पता ही नहीं। आर्थिक स्थिरता आएगी? नहीं आएगी। उसी प्रकार से रोजगार का सृजन, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है किससे? बजट की सहायता से, है ना। उसके बाद है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन, जैसे कि सार्वजनिक उपक्रम में डीबीसी हो गया, रेलवे हो गया, है ना। इनका भी प्रबंधन, इनका भी आय और व्यय का पूर्वानुमान बजट के सहायता से सरकार लगाती है। तो ये तो हो गया बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ बजट। देखो भैया, हमने शुरू से मैं बोल रहा हूं कि बजट में क्या होता है, एक तरफ सारा पैसा आने वाला और एक तरफ सारा पैसा क्या होने वाला? जाने वाला। इसका लेखा किया जाता है ना। तो कंपोनेंट ऑफ बजट, तो बजट का दो कंपोनेंट है, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट का मतलब होता है कि कितना बजट से पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर का मतलब कितना खर्च किया जाएगा। तो उसी कंपोनेंट ऑफ बजट में चलते हैं, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है राजस्व प्राप्ति। कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति, मतलब ये हो गया रिसिप्ट का साइड, पैसा बजट में पैसा आने वाला साइड बा। और ई हो गया कौन वाला साइड बा? जाने वाला साइड, है ना, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो भैया अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि बजट का दो साइड, एक रिसिप्ट वाला, एक एक्सपेंडिचर यानी कि पेमेंट वाला। कितना पैसा आएगा सरकार को और कितना पैसा सरकार अलग अलग चीज़ों पर खर्च करेगी। मतलब सरकार को अलग अलग साधनों से सरकार को कितना पैसा मिलने वाला, सरकार अलग अलग साधनों पर कितना व्यय करने वाली है। तो दो साधन से मिलने वाला है, एक राजस्व प्राप्ति मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। इधर रेवेन्यू खर्चा भी दुगो होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? तो रेवेन्यू रिसिप्ट की। बड़ा आसान है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बोलता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, हम बस इसका पॉइंट से लिखें, बाकी आप लोगों को एक्सप्लेन खुद करना होगा। बोलता है क्या कि रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्ति। तो भैया राजस्व प्राप्ति से सरकार को कोई देता मतलब लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि सरकार अगर टैक्स से पैसा प्राप्त कर रही है, कौन सी से पैसा प्राप्त कर रही है? टैक्स से। तो सरकार जब टैक्स से पैसा प्राप्त कर रही है, तो टैक्स से पैसा प्राप्त करने पर सरकार किसी को इस बात की गारंटी थोड़ी देती है कि हम तो आपसे टैक्स ले रहे हैं, हम बदले में आपको ये सुविधा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि राजस्व प्राप्ति उस प्राप्ति को कहते हैं जिससे सरकार का कोई लायबिलिटीज, कॉमर्स वाले लोग जानते होंगे लायबिलिटीज का मतलब, आर्ट्स वाले लोग समझ लो, साइंस वाले लोग समझ लो। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, दायित्व का मतलब कर्ज, कोई लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होता। दूसरा है कि राजस्व प्राप्ति से यानी रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार की कोई संपत्तियों में कमी नहीं होती। संपत्ति का मतलब सरकार को ये नहीं कि कुछ बेच बाच करके प्राप्त पैसा जो प्राप्त करती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कराता है। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा है, जैसे टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कौन प्राप्ति? तो पूंजीगत प्राप्ति मतलब कैपिटल रिसिप्ट। तो भैया कैपिटल रिसिप्ट उस रिसिप्ट को कहते हैं जिससे या तो सरकार का लायबिलिटीज बढ़ जाता है, सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले ली, है ना, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। और या तो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है, मतलब एसेट्स कम जाता है। क्या कम जाता है? सरकार को एसेट्स। अब एक बात बताओ, सरकार एयर इंडिया को बेचा ना जी, टाटा को बेच दिया एयर इंडिया को, टाटा को बेचा ना एयर इंडिया। तो एयर इंडिया तो पहले सरकारी था, अब सरकारी को सरकार ने क्या कर दिया? बेच दिया। तो बेच करके सरकार को उससे पैसा प्राप्त होगा। वो सरकार का कैसा रिसिप्ट होगा? तो कैपिटल रिसिप्ट होगा। इससे सरकार की संपत्तियां कमी, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट वैसे रिसिप्ट को कहते हैं जिससे या तो सरकार का लायबिलिटीज बढ़ जाता है या एसेट्स क्या हो जाता है? घट जाता है। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट से न तो सरकार का लायबिलिटीज बढ़ता है और न ही कोई एसेट्स घटता है। एक एग्जाम्पल, हम सरकार को छोड़ो, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। अगर हमको फीस से पैसा प्राप्त हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना घर बेच दिए, घर बेच करके पैसा प्राप्त हुआ, या हम कहीं से कर्जा बैंक से लोन ले लिए उससे पैसा प्राप्त हुआ, वो मेरा कैसा रिसिप्ट कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्लियर? अब आ जाओ उसी प्रकार से, ये तो हो गया प्राप्ति का दो साइड हो गया। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर। तो सरकार का जो होता है ना एक्सपेंडिचर, वो भी दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिससे सरकार की कोई संपत्ति वंपत्ति का निर्माण नहीं होती,
अभी सरकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चला रही, मैया सम्मान योजना है ना, बेटी बहन सम्मान योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना। इससे सरकार का कोई संपत्ति बढ़ता है क्या? कोई संपत्ति नहीं बढ़ता है ना। तो भैया राजस्व मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय वैसे व्यय को कहते हैं जिससे सरकार का कोई संपत्ति वंपत्ति का निर्माण नहीं होता, और न ही राजस्व व्यय से सरकार का लायबिलिटीज क्या होता है, गमता है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिससे या तो सरकार का संपत्ति बढ़ गया। अब सरकार ने मान लिया एयरपोर्ट बनाया, जेवर एयरपोर्ट साइट है नोएडा में है। अब सरकार एयरपोर्ट बनाई तो एयरपोर्ट तो सरकार की संपत्ति है। पोर्ट बनाई, बंदरगाह बनाई, सरकार के लिए संपत्ति है। रोड बनाई, सरकार के लिए संपत्ति है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार उसे टैक्स वसूलती है। कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या तो फिर सरकार का लायबिलिटीज को कम कर देता है। लायबिलिटीज को कम करने का मतलब है ना, वर्ल्ड बैंक का कर्जा सरकार क्या करे, लौटा रही है। तो भैया ये कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो समझ गए व्हाट इज बजट एंड, है ना, बजट के कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट, राजस्व प्राप्त मतलब कि प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति भी दो प्रकार का, भुगतान भी दो प्रकार का। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग, चाहे वो आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों, कॉमर्स वाले हों, सबों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो जरूर देखें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।